स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 21 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में CRPF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कुलदीप सिंह को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब दोस्तों CRPF के नए निदेशक बनाए गए हैं कुलदीप सिंह। तो मैं CRPF के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। CRPF का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। अगर CRPF की स्थापना की बात करूं तो CRPF की स्थापना कब हुई थी? तो CRPF की स्थापना 1939 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है और महानिदेशक अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है कुलदीप सिंह। अगर महानिरीक्षक की बात कर लिया जाए तो CRPF के महानिरीक्षक हैं PS रानीपसे। अगर पूछ लिया जाए CRPF का मोटो क्या है तो CRPF का मोटो है सेवा और निष्ठा। अब मैं आप लोगों को कुछ और सेना प्रमुखों के नाम बता दे रहा हूं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि पहले CDS भारत के कौन बने हैं? तो पहले CDS बने हैं भारत के बिपिन रावत जी। नए उपसेना प्रमुख कौन है? तो नया उपसेना प्रमुख चंडी प्रसाद मोहंती जी हैं। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना के अध्यक्ष वर्तमान समय में RKS भदौरिया जी हैं। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष करमबीर सिंह जी हैं। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक की बात करूं तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक का नाम कृष्ण स्वामी नटराजन जी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के महानिदेशक MA गणपति जी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं वो अभी हाल ही में बनाए गए हैं जिनका नाम है MA गणपति। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के महानिदेशक की बात किया जाए तो RPFS के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। CRPF के महानिदेशक कुलदीप सिंह और RPFS के महानिदेशक अरुण कुमार जी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक की बात किया जाए तो CISF के महानिदेशक अभी हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल जी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है? तो अभी हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 का जो इंडेक्स जारी हुआ है, इस इंडेक्स के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी की बात की जाए तो विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है दोस्तों। तो अभी हाल ही में IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दोस्तों। पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका और तीसरे पर उलन बटोर यानी कि मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 106 देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश भी है दोस्तों। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो रैंकिंग जारी हुई है, अगर पूछ लिया जाए भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देशों में कौन से नंबर पर है तो तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? बांग्लादेश है। दूसरे नंबर पर कौन है? पाकिस्तान है। और इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे प्रदूषित 30 शहरों में से 22 शहर भारत के आते हैं दोस्तों। और IQ एयर स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जो इंडेक्स जारी किया गया है एयर क्वालिटी रिपोर्ट के लिए, जो जिसका नाम है IQ एयर, ये कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। अब दोस्तों नई दिल्ली के बारे में सभी लोग जानते हैं। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल की बात करूं तो दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दिल्ली की पहली महिला शासिका का क्या नाम था? तो दिल्ली की पहली महिला शासिका का नाम रजिया सुल्तान था। अब मैं आप लोगों को कुछ और इंडेक्स के बारे में बता देता हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020,
में कौन सा शहर टॉप पर रहा था? तो ये जो टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 जारी हुआ था, तो इसमें मॉस्को शहर शीर्ष पर रहा था। UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में अमेरिका को पीछे छोड़कर शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो ग्लोबल पावर फायर इंडेक्स 2021 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा था। फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? तो फीफा की जो रैंकिंग 2020 में जारी हुई थी दोस्तों, उसमें बेल्जियम देश शीर्ष पर रहा था। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 है। तो अगर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह की बात करूं तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को 2025 तक भारत में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी क्षय रोग को समाप्त किए जाने के अभियान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, स्टाफ टीवी बोर्ड पार्टनरशिप का अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए हैं वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो दुनिया भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है ये एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसके जो क्या करता है, दुनिया भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों। तो ऐसे में आप लोगों को कुछ और नियुक्तियां बता देता हूं, जैसे अभी हाल ही में नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA के डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर के रूप में जिनकी नियुक्ति हुई थी उनका नाम है संजय वात्सायन। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में जो नियुक्ति हुई थी उनका नाम है जयदीप भटनागर जी, आप लोग याद रखिएगा। पूर्वी नौसेना कमान यानी कि ENC के प्रमुख के रूप में अजेंद्र बहादुर सिंह को नियुक्त किया गया है दोस्तों। पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख के रूप में R हरि कुमार को नियुक्त किया गया है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं रिज अहमद, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। तो ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता रिज अहमद को उनकी मूवी साउंड ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। तो आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटिश पाकिस्तान अभिनेता जो रिज अहमद हैं उनको उनकी मूवी साइंस ऑफ मेटल के लिए ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नामित किया गया है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाले रिज अहमद दुनिया के पहले मुस्लिम अभिनेता बन गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर की दौड़ में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो अभी हाल ही में फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की महिला 100 मीटर की दौड़ में जो पहला स्थान हासिल किया है उनका नाम है S धनलक्ष्मी जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो पटियाला में यह आयोजित किया जा रहा है दोस्तों। तो पटियाला में आयोजित फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ की फाइनल में जीतने वाली जो धावक हैं वो हैं S धनलक्ष्मी जी। इन्हें राष्ट्रीय रिकॉर्ड धाविका द्युति चंद्र को हराया है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में असमिया व्यंजन द गारमेंट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार आयोजित किस मंत्रालय द्वारा किया गया है दोस्तों? तो अभी हाल ही में एक वेबिनार आयोजित किया गया है जिसका नाम है असमिया व्यंजन द गारमेंट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार। आप लोगों को बताना किया है वेबिनार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। तो इस वेबिनार को पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश अभियान के तहत असमिया व्यंजन द गवर्नमेंट अनएक्सप्लोर्ड वेबिनार को
आयोजित किया है। इस वेबिनार का फोकस असम के व्यंजनों पर किया जाएगा। असमिया भोजन के मुख्य आहार में चावल, मछली, मांस, सब्जियां और जड़ी बूटियां आदि शामिल है। तो असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कौन सा राज्य है, तो पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी जो राज्य है वो भारत का असम राज्य है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डॉन अंडर द डोम पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो अभी हाल ही में जो पुस्तक लॉन्च हुई है डॉन अंडर द डोम पुस्तक, इसको लिखा है स्वाति पांडे जी और आर्किड मुखर्जी जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो मैं ऐसे आप लोगों को कुछ और पुस्तकों के नाम बता दे रहा हूँ जो अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं। जैसे गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक को किसने लिखा है? तो गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक जो लिखा गया है वो राम वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसको लिखा है RSN सिंह ने। तो नो द एंटी नेशनल पुस्तक लॉन्च हुई है जिसको लिखा गया है RSN सिंह जी के द्वारा। अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया पुस्तक को किसने लिखा है? किंग सुक नाग ने लिखा है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक को जो लिखा गया है इसे राम माधव जी के द्वारा लिखा गया। तो ये सारे पुस्तकों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में इथेनॉल प्रमोशनल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो अभी हाल ही में इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है बिहार, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में इथेनॉल प्रोत्साहन नीति को मंजूरी मिल गई है और बिहार इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है दोस्तों। और इस नीति के तहत राज्य में गन्ने के अलावा मक्का, टूटे हुए चावल और सड़े हुए अनाज से इथेनॉल का उत्पादन कर सकेंगे। अब दोस्तों, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है, तो बिहार के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। तो बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में हुआ था। अगर बिहार की राजधानी की बात करूं तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गवर्नर की बात करूं तो बिहार के गवर्नर फागू चौहान जी हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल जी। बिहार की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो बिहार की लोकसभा में आप लोग देखेंगे 40 सीटें हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बिहार की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो बिहार की राज्यसभा में 16 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में 243 सीटें हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप बिहार राज्य के बारे में जान सकते हैं। बिहार का एक पड़ोसी देश भी है दोस्तों, जिसका नाम है नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान पर अपना व्यक्तिगत दूत किसे नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान पर अपना व्यक्तिगत दूत के रूप में नियुक्त किया है जिन अर्नोल्ट को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो जिन अर्नोल्ट हैं इन्हीं को ही एंटोनियो गुटेरेस ने अफगानिस्तान में अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जिन अर्नोल्ट को अफगानिस्तान एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना व्यक्तिगत दूत नियुक्त किया है। अब दोस्तों, यहाँ पर बात हुआ है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव ट्रिग्वी ली, जो कि नॉर्वे देश के थे। कौन थे? ट्रिग्वी ली, जो कि नॉर्वे देश से थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के वर्तमान 2021 में महासचिव, अभी आपको प्रश्न में ही पता चल गया कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सबको पता होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में स्थित है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्वदेशी लैंडिंग क्राफ्ट
यूटिलिटी L-58 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि यह है क्या। L-58 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये आखिरकार है क्या। यह है एक प्रकार का समुद्री जहाज़ है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह जो जहाज़ है अपने चालक दल के अलावा 160 सैनिकों को भी ले जाने में सक्षम है। कोलकाता की कंपनी जिसका नाम है GRAC ने इसे स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित करके राष्ट्र को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान में सफलता प्रदान की है, यानी कि एक सौगात दिया है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के पहल के रूप में। इस जहाज़ की लंबाई जो है 63 मीटर है दोस्तों, और इसका इंजन 15 समुद्री मील यानी कि 28 किमी प्रति घंटे की गति से जहाज़ को चलाने में सक्षम है, और यह 900 टन वजन ले जाने में भी सक्षम है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है भारतीय नौसेना का, तो भारतीय नौसेना के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी तो ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं, एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है। तो जो राज्य है वह राज्य है मध्य प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य को वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है दोस्तों। अब मैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करूं तो मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं, जिनको एडिशनल चार्ज मिला है गवर्नर पद का मध्य प्रदेश में। वास्तव में ये जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश राज्य की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफ़ीक जी। अब मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट की बात करो तो मध्य प्रदेश की लोकसभा में 29 सीटें हैं। राज्यसभा में केवल 11 सीटें हैं, और विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा में 230 सीटें हैं। अच्छा, ये जो योजना है मातृ वंदना योजना, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को नकदी प्रोत्साहन देना है, ताकि महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व और बाद पर्याप्त आराम मिल सके। तो इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन जो किया है वह मध्य प्रदेश राज्य किया है, तो इसीलिए 2020-21 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया गया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को जिस तेज़ी से उपयोग किया जा रहा है उसके बारे में आम लोगों को जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व पुनरावर्तन दिवस यानी कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। ये जो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन लोगों, स्थानों और गतिविधियों को पहचानना है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में रिसाइकलिंग के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। रिसाइकलिंग ने हर साल 700 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद की। अगर पूछ लिया जाए कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की थीम क्या है, तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की जो थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी हाल ही में T20 में 9000 रन पूरे करने वाले विराट कोहली के बाद दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए। तो अभी हाल ही में T20 में 9000 रन पूरा करने वाले विराट कोहली के बाद जो दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं वो भारत के रोहित शर्मा जी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना 11वां रन पूरा करते ही उन्होंने T20 कैरियर में अपना 9000 रन का आंकड़ा छू लिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले रोहित शर्मा भारत के दूसरे और दुनिया के कुल 9वें बल्लेबाज बन गए हैं। पहले स्थान पर इसमें कौन पर है, तो पहले स्थान पर विराट कोहली हैं जिनके नाम 9650 रन हैं।
अब दोस्तों ये जो क्रिकेट है इसको कौन रेगुलेट कराता है, तो अगर विश्व स्तर की बात करूं तो विश्व स्तर में क्रिकेट को रेगुलेट कराता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसे आईसीसी बोलते हैं। और भारत की बात करूं तो भारत में क्रिकेट को रेगुलेट कराता है बीसीसीआई, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको हिंदी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और शॉर्ट में बीसीसीआई बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय भारत की राजधानी मुंबई में है। और वर्तमान समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी हैं, सचिव जय शाह जी हैं, जो कि अमित शाह के बेटे हैं। पुरुष क्रिकेट टीम के कोच की बात करूं तो पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। महिला क्रिकेट टीम के कोच की बात करूं तो WB रमन है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में जो नियुक्ति हुई है उनका नाम है अरिंदम बागची। नाम क्या है? अरिंदम बागची। इन्हीं को विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मैं दोस्तों कुछ और नियुक्तियों के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा, रिवीजन के तौर पे बता रहा हूं दोस्तों। तो भारत के नए पर्यटन सचिव की बात किया जाए तो भारत के जो नए पर्यटन सचिव अभी हाल ही में बनाए गए हैं अरविंद सिंह जी। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला जी हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB के महानिदेशक जयदीप भटनागर जी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में अभी इनकी नियुक्ति हुई है, जिनका नाम है सीताराम कुंटे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो अभी हाल ही में सामिया सुलूह हसन तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है दोस्तों। अब जो ये सुलूह हसन है ये तंजानिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो तंजानिया देश के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है डोडोमा। तंजानिया की करेंसी है तंजानियन शिलिंग और तंजानिया के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनी हैं सामिया सुलूह हसन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है नहीं दोस्तों। तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।